Hi guys, my name is Swati Gaur and welcome to my YouTube channel that is Mashallah Swati। आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है, फटाफट से कर दीजिए गाइस। ऑलराइट देन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे तभी डिस्कस कर लिया था। क्या था वो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर हो जाती है वेरिएबल की 2, यानी कि डिग्री इज 2। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की 2 ही होगी, डिग्री तो 2 ही होगी। लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है इक्वेशन का। इक्वेशन मतलब हम लोग पुट ऑन कर रहे हैं बीच में इक्वालिटी का साइन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग करेंगे इक्वेट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाती है जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री भी 2 हो वेरिएबल की, ऊपर से उसमें इक्वालिटी भी मेंटेन हो रही हो, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, और इक्वल टू 0 का साइन मेंटेन हो गया, मतलब ये इक्वेशन में है। सो दिस काइंड ऑफ टर्म इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चल तो हम लोगों ने कुछ और चीजें पढ़ी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसकी शेप कैसी होती थी? पैराबोला की शेप होती थी। पैराबोला क्या होता था? एक यू शेप का होता था। जैसे मान लो आप लोग सिक्सर मारते हो क्रिकेट में, तो उसका पाथ जो ट्रैवल होता है वो किस ट्रैवल होता है? वो यू शेप में ट्रैवल होता है। सिमिलरली जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था तो उन्होंने कौन सा पाथ ट्रैवल करा था जैवलिन थ्रो में? एक यू शेप ही तो पाथ ट्रैवल करा था ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम चीज अप्लाई होगी, उसकी शेप भी पैराबोला की ही होगी। तो चलो अब बाकी का चैप्टर समझते हैं मैथमेटिकली। लेट्स गो। ऑलराइट, तो अभी शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अभी तक हमने जान लिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में अच्छे से समझ में आया था ना गाइस? वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट देन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझते हैं क्या है एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो वर्ड है क्वाड्रेटिक। तो ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी 2, है ना? मतलब कोई ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है जिसमें दो साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है, जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन जब जिसकी डिग्री हो जाए 2 तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट देन, अब समझते हैं गाइस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इससे हम लोगों ने क्या क्या चीजें ऑलरेडी डिराइव कर रखी है। ठीक है एवरीवन, लेट्स गो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इन द वेरिएबल x। अगर मैं बात करूं, इट इज गोइंग टू बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c जिस तरीके से पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज होने वाला है। a इज गोइंग टू बी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is going to be the coefficient of x here and c is a constant number। और ये जो तीनों नंबर्स होते हैं ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल होते हैं। ऑलराइट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है यहाँ पे वो ये चीज है कि जो हमारा a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो सोचो। अरे भाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म तो बचेगी ही नहीं ना, x स्क्वायर वाली। तो इसको हम क्वाड्रेटिक कैसे बोलेंगे? अगर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रह गया तो वो क्या बना? वो तो लीनियर ही रह गया, फिर तो हम उसे क्वाड्रेटिक बना ही नहीं सकते। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c हमारे हैं रियल नंबर्स और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऑलराइट, इसके अलावा जो हम लोग ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ही, वो था जीरो और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जीरो और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था याद करो बच्चों। जीरो बेसिकली वो वाली वैल्यू थी कि जैसे ही मैं x की जगह पे या फिर जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसकी जगह पे अगर आप वो वाली वैल्यू उस इक्वेशन में डालोगे तो एंटायर इक्वेशन किसके इक्वल हो जाती थी? 0 के इक्वल हो जाती थी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेटिक है और ये इक्वेशन बन गई। अगर मैं बोलूँ कि इसका 0 क्या है तो क्या बोलोगे? x की जगह में कौन सी वैल्यू डालो जो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाए? कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं। तो x की जगह पे अगर मैं 2 डाल दूं यहाँ पे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 वैल्यू जो है यहाँ पे 0
या फिर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम कर रहा है। तो अल्फा इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस वन, अगर मैं x की जगह पे अल्फा पुट करूं तो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाए इक्वल टू जीरो। समझ में आया बच्चा? वेरी गुड, अमेजिंग दैट। तो अब शुरू करते हैं कुछ ऐसे रिलेशन जो हम लोगों ने पहले से ही डिस्कवर कर लिए थे। किस चीज में? अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेक्शन में, है ना? क्या थे वो रिलेशन? कि एक तो था सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वही चीज अप्लाई होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। पहली चीज, अगर आपके पास दो रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा आपके दो रूट्स हैं, समझ लो। अगर आपके पास दो रूट्स है, मान लो कि अल्फा और बीटा, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? वहां पे अल्फा इनटू बीटा हो जाएगा। तो उसके हम डायरेक्ट फॉर्मूलेज ऑलरेडी पढ़ लिए थे। दैट वाज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाय ए के इक्वल। बी क्या है? बी इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना? और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन हो जाता है आपका सम ऑफ रूट्स में। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा हो जाता है हमारा सी बाय ए के इक्वल, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जैसे कि मान लो आपके पास दोनों रूट्स हैं ऑलरेडी, आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? दो रूट्स ऑलरेडी है, रिलेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर टू एवरीवन? ये चीज तो पहले पढ़ चुके हैं ना, तो बहुत ही इजी है। चलो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए, एक पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ। चलो गाइस, लेट्स गो। क्वेश्चन कह रहा है find the value of k for which the roots of this equation 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो रूट्स हैं हमारे वो एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो चलो ना, अगर मैंने पहला अपना जीरो ले लिया यानी कि रूट ले लिया अल्फा, तो दूसरा रूट इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? 1 बाय अल्फा ही तो होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर 2 आपके पास नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय 2। अगर मैंने अपना जीरो लिया है अल्फा, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय अल्फा, है ना गाइस? अब ध्यान से क्वेश्चन को नोटिस करो। उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के हियर। के कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? कांस्टेंट वाली पोजीशन पे आ रहा है ना, सी की वैल्यू पे आ रहा है ना। तो हमको इसको रिलेट करना है कौन से वाले रिलेशन से? जिसमें सी का यूज आए, कांस्टेंट का यूज आए। कौन सा रिलेशन था गाइस? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन था। वेरी गुड। अगर रूट्स है अल्फा और 1 बाय अल्फा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। अगर मैं फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकालती तो सी बाय ए होता। सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा आपका k बाय 3 के इक्वल। तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा ये तो हो गया कैंसिल आउट। 1 इज इक्वल टू k बाय 3, मतलब k इज इक्वल टू 3 हियर। गॉट इट गाइस? था ना बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आपको कैसे रिलेट करना है कि कौन सी पोजीशन में आप जब k निकाल रहे हो या रेसिप्रोकल देख रहे हो, कौन सी पोजीशन पे अकर कर रहा है, उसी रिलेशन से आप उसे रिलेट कर दो। ऑलराइट, तो अब शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ऑलराइट, तो इसके 3 तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा हो जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वैसे तो इस बार के सिलेबस में नहीं है, आपके अपडेटेड सिलेबस में, पर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये तो सबको याद होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ऑलराइट देन, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप ये समझ लो कि पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ही होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, चलो धीरे धीरे एक एक करके तीनों मेथड्स को समझते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे करना है इस मिडल टर्म को दो फैक्टर्स में स्प्लिट। कैसे करते हैं स्प्लिट, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका होता है, वो होता है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका जो प्रोडक्ट आए वो a इंटू सी के इक्वल आए, यानी कि 27 के इक्वल, और वही दो सेम नंबर्स आपको आपका सम जो है वो b के इक्वल दें, यानी कि -12 के इक्वल। ठीक है, तो प्रोडक्ट होना चाहिए 27, सम होना चाहिए -12। तो मैंने ऐसे कई बच्चों को कहते हुए सुना है कि मैम अगर ये तो बहुत छोटे से नंबर्स हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हो जाते हैं, मान लो 900 आ गया या फिर बहुत ही बड़ा वैरायटी का नंबर आ गया, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कौन से फैक्टर्स निकालें। तो उसका एक तरीका मैं आज सिखाने वाली हूँ, देखें ध्यान से सभी लोग। आप लोगों को निकालना है प्रोडक्ट यहाँ पे दो नंबर्स का 27 आना चाहिए। तो सबसे पहले पॉसिबल पेयर्स ऑफ 27 बना लो कि 27 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है। एक तो 1 इंटू 27 होता है, एक होता है 2 से तो ये जाएगा नहीं, एक होता है 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27, फिर 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता। ऐसे करने के बाद ये 9 पे जाएगा, और 9 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों पेयर्स में से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि किन दोनों नंबर्स का सम भी मुझे -12 मिल रहा है। तो अगर मैं 1 और 27 को देखूं, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रखूंगी दोनों को तो 28 मिलेगा, अगर नेगेटिव भी कर दूंगी तब भी मुझे किसी भी हाल में -12 मेरा सम नहीं मिलेगा, है ना। अब चलते हैं दूसरे वाले पेयर पर 3 और 9। तो 3 और 9 पे फोकस करो गाइस। 9 + 3 तो 12 होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या लाना है, -12 लाना है ना। तो -12 कैसे आएगा, जब आप -3 में -9 ऐड कर दोगे तो आपको -12 मिलेगा। एग्जैक्टली सेम वैल्यू मुझे इसको इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है कि ये हम लिख सकते हैं -3x और -9x के इक्वल। हो गया ना मिडिल टर्म स्प्लिट। वेरी गुड, अमेजिंग टाइम। आई होप ये सब लोगों को समझ में आ भी गया होगा। बाकी ये दोनों टर्म्स लिख दो एज इट इज। अब क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को क्लब कर दो, लास्ट 2 टर्म्स को क्लब कर दो, और देखो क्या 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 कॉमन निकल सकता है इनमें। तो पहले दो नंबर्स में से x कॉमन आ रहा है, बचा क्या, x -3। लास्ट दो नंबर में से -9 कॉमन आ रहा है और x -3 फिर से बच गया। ओह माय गॉड, वंडरफुल, वेरी गुड। अभी देखो ध्यान से कि यहाँ पर एक और चीज़ अगेन हमें कॉमन मिल जाती है, दैट इज x -3। तो इसको फिर से कॉमन बाहर निकाल दो और आपके पास यहाँ से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से बच के आ गया x, राइट हैंड साइड से बच के आ गया -9 = 0। तो इसके दो फैक्टर्स हो जाते हैं x -3 और x -9, है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपका आंसर हो जाता x = 3 एंड x = 9। मतलब सेपरेटली फैक्टर्स को इक्वेटिंग इट विद 0 आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। गॉट इट बच्चा, फैक्टराइजेशन मेथड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। वेरी गुड देन। ऑलराइट, अब समझते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब है कि किसी का हम स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। स्क्वायर तो कंप्लीट तभी होता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसको हम कैसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं, मान लो अगर आपके पास इक्वेशन होती कुछ इस तरीके से, x² + 4x + 4 = 0, तो ये तो मुझे डायरेक्टली पता चल जाता किसका स्क्वायर है, x + 2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहा है, लेकिन इस केस में क्या करें जब मुझे कुछ परफेक्ट स्क्वायर मिल ही नहीं रहा। अरे भाई यही तो सीखने आए हो ना, क्या करना है, देखो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, और वो प्रोसीजर ये है। सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है कि क्या आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है या नहीं। जैसे यहाँ पे मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, मान लो 1 नहीं होता, मान लो इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 होता, तो हम क्या करते, पहले इसको 1 बनाते। कैसे बनाते, पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर देते तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाता, है ना। तो 2/2 तो 1 ही होता है ना।
इस तरीके से सबसे पहला स्टेप होता है लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना या फिर चेक करना कि 1 है या नहीं है। अब दूसरा स्टेप समझो, यहाँ पे ये पहले से ही 1 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, आपको उठाना है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -6 है। सबसे पहले बच्चे इसका ले लो आप हाफ। -6 का हाफ क्या होता है, -3 होता है ना। तो इसका सबसे पहले स्टेप पे आप ले लो इसका हाफ, तो ये आया -3। जैसे जो नंबर आपके पास ऑब्टेन हुआ इसको आपको करना है स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है ना, 9 आता है। तो ये वाला जो 9 नंबर है आपको इस पूरी इक्वेशन में एक बार ऐड कराना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कराना है। क्यों कराना है अभी पता चल जाएगा, इतनी मेरी एक्साइटेड है। और राइट टाइम, तो 9 इसमें हमको ऐड भी कराना है सब्ट्रैक्ट भी कराना है। फ़ायदा ये है कि अगर इक्वेशन में सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसमें चलो कर देते हैं 9 को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, बन गई इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नज़र सा आ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। x² - 6x और +9, फर्स्ट थ्री टर्म्स को जब मैंने ध्यान से ऑब्जर्व करा तो मुझे x² किसका स्क्वायर मिलता है, x का होल स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। और क्या मैं -6x को -2 × x × 3 करके लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब मैंने जब यहाँ पे ऑब्जर्व करा तो ये x² - 2 × x × 3 + 3 स्क्वायर मुझे कुछ a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जैसा दिखने लगा। आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ये देखो, ये x हमारा a का काम कर रहा है, 3 हमारा b का काम कर रहा है, ये -2a × b का काम कर रहा है। तो क्या मैं इसको x - 3 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना सकती हूँ, भाई बिल्कुल बना सकती हूँ। तो ये तो तीनों टर्म्स का काम हो गया हमारा यहीं पे कंप्लीट, ये बन गए कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब बाकी बची हुई टर्म्स का क्या करें, देख लेते हैं। -9 + 16 आपको किस चीज़ के इक्वल मिला, +7 के इक्वल, गॉट इट। तो ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगी, जैसे मुझे एक पार्ट एज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मिल रहा है और एक कॉन्स्टेंट नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपको कैसे करना है वो भी सीख लो गाइस। अब क्या कर सकते हैं, मुझे x को टारगेट करना है ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x - 3 होल स्क्वायर को क्या मैं इक्वल टू -7 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब भाई ये समस्या है यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड पर मिल रहा है -7। अगर मैं x की वैल्यू को टारगेट करूँगी तो डेफिनेटली मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वो भी दोनों साइड पे। तो अगर मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे लेती हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड पे -7 का स्क्वायर रूट मिल रहा है। और अभी तक तो हमने ऐसा कोई नंबर पढ़ा ही नहीं है ना। ये वाले टाइप के जो नंबर होते हैं होते कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कोई रियल रूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू निकालना रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर +7 आता, तो आप इसे कैसे प्रोसीड करते, कुछ ऐसे। x - 3 होल स्क्वायर था इक्वल टू 7 होता, x - 3 इज इक्वल टू √7 आता, है ना। फिर x की वैल्यू क्या हो जाती, 3 ± √7। गॉट इट गाइस। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू को टारगेट करना है। चलो अब समझते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओ माय गॉड, नाम तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होने वाला है इसमें। चलो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा मेथड है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है और उससे हम सारी की सारी वैल्यूज निकाल देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से ही डिराइव करा था और उससे हमें डायरेक्ट वैल्यू ऑफ x मिल जाती है, किसके इक्वल,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के इक्वल। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x आपका वेरिएबल है, a b c आपके रियल नंबर्स है, तब आप कह सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू ऑफ x यानी कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से आएगी। अब इस फॉर्मूले में एक और चीज है कि अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल रहा है। कुछ इजी तरीके से नहीं लिख सकते इस फॉर्मूले को, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली हमारी वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट जो कि हम लोग अक्सर डी से भी डिनोट करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूजन आते हैं कि मैम रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है या बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, तो गाइस बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a। अब प्लस माइनस क्यों लगाया समझ लेंगे, अभी समझते हैं। चलो एक क्वेश्चन हो जाए। फिर क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द वैल्यू फॉर x इफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है आपके सामने, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंप्लीफाई इजीली करने के लिए सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को। क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको क्या मिल रहा है, b की वैल्यू है +2, a b c आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने हैं। यहाँ पे a है 1 के इक्वल, b है हमारा 2 के इक्वल और c है -15। कुछ बच्चे यहाँ पे नेगेटिव साइंस को भूल जाते हैं और फिर हो जाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ गड़बड़, ठीक है। तो हमें एग्जामिनर को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दे रहे हैं कि भाई मैम आप मेरे मार्क्स यहाँ पे इस पॉइंट पर डिडक्ट कर लो, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव साइन जहाँ पर भी दिखे बिल्कुल उसको साथ लेके चलना है। तो बी स्क्वायर बन गया आपका 2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी इज -15। गॉट इट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4 प्लस 60 यानी कि 64। चलो अब ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट ऑन करने वाले हैं इस फॉर्मूले के अंदर, कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब मैंने x की जगह पे x रखा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस b की जगह पे कौन सी वैल्यू रखोगे, -2 प्लस माइनस द डिस्क्रिमिनेंट का रूट ऑफ 64 किसके इक्वल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 ही है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से मिल गया, -2 प्लस माइनस 8/2 के इक्वल, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि क्या मैं इसे यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, -2 मैंने आपको बताया था ना कि प्लस माइनस हम दो वैल्यूज क्यों लिखते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी। इसे लिखते हैं क्योंकि गाइस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हमेशा ही हमारे पास एटमोस्ट 2 रूट्स मिलेंगे। हो सकता है एक रूट भी मिल जाए लेकिन वो रिपीटेड हो, वो केस हम आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज तो मिलेंगी ना रूट्स की। तो चलो एक वैल्यू हमको मिलेगी बीच में पॉजिटिव साइन डालने से, दूसरी वैल्यू हमको मिलेगी अपना नेगेटिव साइन डालने से। तो जब मैंने -2 प्लस 8/2 करा तो ये आया 6/2, पहली वैल्यू आई रूट की 3। अब जब मैं नेगेटिव साइन को ले रही हूँ तो -2 माइनस 8/2 हमारे पास आया -10/2 विच इज -5, है ना। तो 2 रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या क्या आ गए, 3 और -5। क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट देन, ऑलराइट गाइस, तो अभी तक मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोग मेरे साथ बने हुए हो, बिल्कुल इन द फ्लो ऑफ द चैप्टर। हम लोगों ने 3 सेक्शन पढ़ लिए हैं। कौन से 3 सेक्शन की, वो वाला तरीका जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ योर
फॉर्मूला इटसेल्फ, दूसरा था फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आपको पहले से ही आता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पहले से ही आता है, और तीसरा तरीका है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको पढ़ना है, आप बिल्कुल पढ़िए, और इस बार के सीबीएसई के सिलेबस में वो नहीं है एप्लीकेबल। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, तो प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, और अगर लाइक भी नहीं करा तो वो भी कर दो ना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आगे काम करती रहूं, फ्री का कंटेंट बनाती रहूं और आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। ऑलराइट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का जिसमें से आपके ग्राफिकल पॉइंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ये कह लो कि नेचर ऑफ फ्रूट्स के 1 या 2 मार्क के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन से मिलेंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब नेचर क्या होता है? नेचर होता है जैसे लोगों का, कोई ज़िद्दी होता है, कोई बहुत ही शांत होता है, कोई होता है बहुत ही एंग्री बर्ड टाइप का, कोई होता है बहुत ही ज़्यादा खाने वाला, है ना। तो ये होते हैं वैरायटी ऑफ नेचर ऑफ पीपल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख कर ही, उसके कोफिशिएंट देख कर ही हम लोग नेचर बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस वैरायटी के रूट्स मिलेंगे। क्या वो रियल रूट्स होंगे? अगर रियल भी होंगे तो क्या वो 2 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, या फिर दोनों इक्वल नंबर्स आ रहे हैं, या फिर वो रियल आ ही नहीं रहे हैं। तो इस सेक्शन में नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पता करने वाले हैं। तो ये होती है गाइस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब इसमें आपको करना क्या है नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करने के लिए? एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, b² - 4ac, क्या था वो? डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो और नेचर ऑफ फ्रूट्स पा जाएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है गाइस, बहुत ही ईजी साउंड कर रहा है ना। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्मूथ है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। सबसे पहले हम क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट करेंगे सॉल्व, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। मान लो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 24 या 27 या 19 या 16, तो आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई ना। तो जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, आपके पास आ जाते हैं 2 रूट्स, वो होंगे रियल, मोर ओवर दोनों होंगे एक दूसरे से अलग। अलग एज इन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। मैं फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम इक्वेशन की बात कर रही हूँ कि आपने कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, मान लेते हैं एंड में आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए यहाँ पर, x - 3 और x - 2 = 0। कुछ ऐसे फैक्टर्स निकल कर आ गए। तो अगर हम इन दोनों में इनसे इनके जीरोस की बात करें तो कौन से जीरोस आएंगे? एक आएगा x = 3 और दूसरा आएगा x = 2। तो 2 और 3 है कौन से नंबर्स? रियल नंबर्स है, और है तो एक दूसरे से अलग ही ना, 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स है। तो ये जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज पैराबोला। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। पहला पॉइंट हो जाएगा x = 2 वाला, दूसरा पॉइंट हो जाएगा x = 3 वाला। गॉट इट? तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट आ गया ग्रेटर देन 0, आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकल कर आए, और वो 2 डिफरेंट रूट्स आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ग्राफ को टच करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली भी समझ लिया और वैसे भी समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाए, कि सॉल्व करा b² - 4ac और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तब क्या करेंगे? देखो ध्यान से। तो उस केस में आपको मिल जाते हैं रियल प्लस योर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कैसे मिलेंगे मैम? समझ नहीं आ रहा, इक्वल रूट्स कब आते हैं? अरे भाई ऐसे कैसे नहीं आते हैं? मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी और वो कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन गई। परफेक्ट स्क्वायर एज इन ऐसा हो सकता है ना कि आपकी इक्वेशन x - 4 × x - 4 आ जाए, या फिर ये कह लो x - 4 का होल स्क्वायर आ जाए, है ना। तब तो x = 4 और x = 4, 2 वैल्यूज ऑफ x तो मिल रही हैं, पर है तो वो दोनों इक्वल ही ना। तो x = 4 जब आपको वैल्यू मिलती है, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल रूट्स का काम कर रही हैं, तो ये ग्राफ को कौन से पॉइंट पे टच करेगी? x = 4 पॉइंट पे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी बन गया, पैराबोला है, कितने पॉइंट्स पे कट करा?
एक सिंगल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे जो रूट्स मिले वो रियल हो गए और दोनों ही एक पॉइंट पे ही आ रहे हैं, टू इक्वल रूट्स। गॉट इट? वंडरफुल। अब तीसरा केस होता है जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू आ गई, -17 आ गया, -9 आ गया, -8 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए तो उस केस में हमें रियल रूट्स मिलते ही नहीं हैं। रियल रूट्स तो तभी मिलेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन जीरो हो या फिर इक्वल टू जीरो हो। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाएगा, आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। कहाँ उड़ेगा? हवा में, बिल्कुल हवा में उड़ेगा वो ग्राफ। And it is not going to intersect your x-axis at any of the point, and this is going to have imaginary roots या फिर कह लो no real roots. Is this clear to everyone? All right then. तो चलो गाइस, उसी कॉन्सेप्ट पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं अपने नेचर ऑफ रूट्स कि कैसे आते हैं नेचर ऑफ रूट्स हमारे। पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25, -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6। तो ये हो गया 4 × 1 × 6, तो ये आ जाता है 25 - 24 विच इज इक्वल टू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? 1 आया। ग्रेटर देन 0 आया। क्या हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, तो ये हो गया पहला वाला केस, रियल एंड डिस्टिंक्ट का। सेकंड इक्वेशन, x² + x + 1 = 0। डिस्क्रिमिनेंट फिर से निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac। b भी 1 है, -4, a भी 1 है, c भी 1 है। अरे कमाल का क्वेश्चन है। तो क्या बना? 1 - 4 -3 आया। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? लेस देन 0 आया ना। जब लेस देन 0 आता है तो कौन से रूट्स मिलते हैं? इमेजिनरी रूट्स, रियल होते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? वंडरफुल। तो अब चलो देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि नेचर ऑफ रूट्स पे ही डिपेंडेंट है, और इसमें हमको बताना है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग टू हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स मिल जाए तो इक्वेशन तो बन गई। हमें निकालना क्या है? 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? मैम ये वाला तो सेकंड वाला केस लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ही होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी b² - 4ac, ये है इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है? b² की जगह पे b की वैल्यू यानी कि k² -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। कुछ बच्चे इसमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है उन लोगों को कि मैम b की वैल्यू समझ नहीं आ रही क्या है। अरे क्यों समझ नहीं आ रही? b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो जितनी भी टर्म्स आपकी x के साथ लिखी है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज b। जितनी भी टर्म्स आपकी x² के साथ लिखी है वो a का काम करेंगी। जो कांस्टेंट बच गई, जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, वो कांस्टेंट का काम करेंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि 2 इक्वल रूट्स का केस ले रहे थे। तो ये हो गया k² -4 2 = 8, 8 3 = 24, k² इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k इज रूट ऑफ 24 कह लो, या फिर इसको कह सकते हैं 2√6 के इक्वल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ऑलराइट देन, कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर के ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जंप कहाँ पे करना है? सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, बस यही बचा है। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करा है तो कर दो ना। ऑलराइट देन, चलो क्वेश्चन की मदद से देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव भी है ऑड भी है, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज इक्वल टू 290।
तो सबसे पहले तो ध्यान रखने वाला पॉइंट ये होता है गाइस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ही हम अभी तक एक ही वेरिएबल से डील कर रहे हैं। तो जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे उसमें एक ही वेरिएबल का अगर यूज किया जाए तो बेहतर है, ठीक है। ट्राई हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन कहता है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स है। सबसे पहले समझते हैं कि केस क्या होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो एक के बाद एक आए, है ना। ऑल राइट देन, तो अगर मैं वन नंबर को ले लेती x, तो ये हो जाता है x प्लस 1, ये हो जाता है x प्लस 2, कुछ इस तरीके से दिखते हैं नंबर्स। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है। तो कॉन्सिक्यूटिव होने वाले ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 3 3 5 ऐसे करके होंगे ना। तो अगर जनरल नंबर अगर आप x ले रहे हो अपना, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आपके दो हो जाएंगे, पहला x और दूसरा x प्लस 2। These are going to be your two consecutive odd integers। बिल्कुल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इनका लेना है स्क्वायर और उसका जो सम है वो 290 के इक्वल है। तो पहले तो इनका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर। Now they are talking about their sum, so x square plus x plus 2 whole square is going to be 290। Clear? All right then। तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x के इक्वल, जो कि 290 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन। अब बस मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें एक और चीज मैं कर सकती हूँ कि 2 को कॉमन निकाली, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो अब बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कर लेते हैं फटाफट से। अगर आप लगाओगे तो इसके दो फैक्टर्स निकल कर आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक है x प्लस 13 और एक है x माइनस 11। तो यहाँ से मुझे दो नंबर्स मिल रहे हैं, यानी कि दो वैल्यू ऑफ x निकल कर आ रही है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज माइनस 13 एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज प्लस 11। तो अगर आप x की वैल्यू माइनस 13 लेते हो तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2, तो वो हो जाएगा माइनस 11। अगर आप x इज इक्वल टू 11 लेते हो तो आपका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज गोइंग टू बी x प्लस 2 विच इज 11 प्लस 2 विच इज 13 हियर। गॉट इट? वेरी गुड। सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या करा? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, फिर उसको सॉल्व कर लिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अहेड। Question is saying a rectangle has a length that is 2 less than 3 times its width. If the area of this rectangle is 16, find its dimension. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ पे। तो यहाँ पर क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अगर मैंने इसकी विड्थ को ले लिया x के इक्वल, विड्थ मैंने ले ली है x, तो क्या मैं इसकी लेंथ ये लिख सकती हूँ गाइस कि इसकी लेंथ हो जाएगी लेंथ that is 2 less मतलब माइनस 2, 3 times its width। 3 times width का मतलब क्या है? 3x। सो ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी width। रेक्टेंगल का एरिया होता है हमेशा लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका एरिया की वैल्यू गिवन है विच इज 16 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया 3x माइनस 2 इंटू एक्स के इक्वल। दैट इज बेसिकली, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 16, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा दो और इक्वल टू 0। करेक्ट? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने। अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने है ना, निकाल दो भाई फैक्टर्स। तो ये आपके पास फैक्टर्स आने चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 48 और सम करके आए 2 के इक्वल। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो दो फैक्टर्स क्या है? 6x और माइनस 8x।
इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया और आपके पास जो फाइनल दो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं दैट इज बेसिकली 3x माइनस 8 और दूसरा है x प्लस 2 के इक्वल। ऑलराइट, दो फैक्टर्स आपको मिल गए हैं। अब यहाँ से दो x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो पहले अगर आप 3x माइनस 8 को इक्वेट करते हो 0 से तो x की वैल्यू आई 8/3। अगर आप x प्लस 2 को इक्वेट करते हो 0 से तो x की वैल्यू आई -2। अब पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि लेंथ या ब्रेड्थ किसी चीज़ की नेगेटिव होती है। ये कैसे हो सकता है? नहीं होती ना, -2 थोड़ी होती किसी की लेंथ। तो x की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है वो नलीफाई हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी और आपको x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है वो हो जाएगी 8/3। तो आपकी विड्थ आ गई है 8/3, लेंथ आपकी आ जाएगी 3 इंटू 8/3 -2 के इक्वल, तो ये हो गया 6। तो लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई, रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। दीज आर योर टू डायमेंशंस। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर ओवर हियर इटसेल्फ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर हमने पढ़े कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, b² - 4ac थे। तो उसके भी 3 सेक्शन थे, तीन तरीके होते हैं कि ये वाला केस आए तो कैसे निकलता है, वो वाला केस आए तो कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना सीख लिया। ठीक है, I hope the chapter is getting clear to everyone present out there and thank you so much guys for watching out this video। क्योंकि जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे तब तक मैं ऐसी वीडियोस क्रिएट करती रहूँगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो को नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस कर दो, एक हिट लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।